26 फरवरी 2019 रात के 2 बजे भारत के कुछ सबसे ताकतवर लोग एक कमरे में बैठे थे और जो फैसला उस रात लिया गया वो अगले 24 घंटों में पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। लेकिन उस फैसले के पीछे एक ऐसी बातचीत थी, एक ऐसी गुप्त चर्चा जो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आई। आज हम उसी बातचीत के बारे में बात करेंगे। 14 फरवरी 2019 पुलवामा। सीआरपीएफ के 40 जवान एक आत्मघाती हमले में शहीद हो गए। पूरा भारत सदमे में था, गुस्से में था और सरकार पर दबाव था कि कुछ करो, कुछ ऐसा जो दिखे, कुछ ऐसा जो दुश्मन को समझ आए। लेकिन कुछ करने का मतलब क्या था? यही सवाल था जो अगले 12 दिनों तक पीएमओ, रॉ और इंडियन एयरफोर्स के बीच घूमता रहा। और इसी सवाल के जवाब में छुपा है वो राज जो आज हम खोलने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा समझते हैं कि बालाकोट ऑपरेशन था क्या। 26 फरवरी की सुबह भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान की सीमा पार की। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित बालाकोट शहर के पास एक लक्ष्य पर बम गिराए, जहां जैश ए मोहम्मद का एक कैंप था। भारत ने दावा किया सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने कहा कुछ नहीं हुआ, बस जंगल में बम गिरे। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई जो दोनों तरफ से अलग-अलग व्याख्या की गई। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि कितने मरे। असली सवाल था ये जगह चुनी क्यों गई और क्या कोई दूसरी जगह भी थी जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। सूत्रों के अनुसार पुलवामा हमले के ठीक बाद रॉ और आईबी ने कई संभावित लक्ष्यों की एक सूची तैयार की। उस सूची में सिर्फ बालाकोट नहीं था, उसमें थे मुरीद के, जहां जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। उसमें था बहावलपुर, जहां से लश्कर ए तैयबा ऑपरेट करता है, और उसमें थे कुछ और ठिकाने जो पंजाब प्रांत में थे। अब यहां रुकिए, पंजाब, ये एक शब्द पूरी कहानी बदल देता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अघोषित रेड लाइन है वो है पंजाब। पाकिस्तान का पंजाब उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति का केंद्र है। वहां पर हमला, चाहे वो आतंकवादी ठिकाने पर ही क्यों ना हो, पाकिस्तानी सेना के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना जाता है। यानी अगर भारत ने मुरीद के या बहावलपुर को निशाना बनाया होता तो पाकिस्तान के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। और वो जवाब सिर्फ एयरफोर्स का नहीं होता, वो जवाब परमाणु रणनीति तक जा सकता था। यहीं पर वो गुप्त बातचीत शुरू होती है जो आज तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुई। पूर्व रक्षा पत्रकार और पूर्व अधिकारी, जिनमें शिव अरूर, अजय शुक्ला और नितिन गोखले जैसे नाम शामिल हैं, उन्होंने अलग अलग समय पर संकेत दिए हैं कि पीएमओ और एआईएफ के बीच लक्ष्य चयन को लेकर एक तनावपूर्ण बहस हुई थी। एआईएफ की तरफ से एक बड़ी चिंता थी, वो ये कि अगर हम पंजाब में घुसे तो पाकिस्तान का जवाब ओवरवेलमिंग होगा और उस स्थिति में भारत को फुल स्केल वॉर के लिए तैयार रहना होगा। क्या हम उसके लिए तैयार थे? इधर पीएमओ में दबाव था, चुनाव नजदीक थे, 40 जवान शहीद हो चुके थे, जनता का गुस्सा चरम पर था और अगर सरकार ने कुछ दिखाया नहीं तो राजनीतिक नुकसान भारी होता। लेकिन पीएमओ सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं सोच रहा था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जो खुद एक जासूसी की दुनिया से आते हैं, उन्होंने एक ऐसा रास्ता सुझाया जो दोनों काम करे, दिखे भी और वॉर को टाले भी। वो रास्ता था बालाकोट। बालाकोट क्यों? क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा में था, पंजाब में नहीं। ये एक ऐसी जगह थी जहां एक, आतंकवादी कैंप मौजूद था, 2, वो पाकिस्तान के मुख्य शहरी और सैन्य क्षेत्रों से दूर था, 3, अगर पाकिस्तान इसे ऑफिशियली स्वीकार करता तो उसे अपनी जमीन पर आतंकी कैंप की मौजूदगी कबूल नहीं होती। ये एक सर्जिकल मूव था, एक मैसेज जो लाउड था लेकिन जिसने वॉर के दरवाजे बंद रखे। लेकिन यहाँ एक और परत है, एक और सवाल। आईएएफ के पायलट्स को जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें एक बात थी जो बाद में कंट्रोवर्सी का कारण बनी, पेलोड, यानी वो बम जो विमानों ने गिराए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, जो इजरायली मेड प्रिसिजन म्यूनिशंस हैं, उन्हें एक स्पेसिफिक बिल्डिंग को टारगेट करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। लेकिन सवाल ये उठा कि क्या वो बिल्डिंग एक्चुअली वो थी जिस पर निशाना साधा गया या जीपीएस कोऑर्डिनेट्स में कोई गड़बड़ी थी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी ऑफिशियली नहीं दिया गया। अब एक और एंगल। 27 फरवरी यानी बालाकोट के ठीक एक दिन बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की और इस डॉग फाइट में विंग कमांडर विंग अभिनंदन वर्धमान का मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो पाकिस्तान की हिरासत में आ गए। उस एक दिन में दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश एक दूसरे के आमने सामने थे। अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब ने बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू की और यहाँ एक चीज सामने आई जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उस वक्त पाकिस्तान ने एक संदेश भेजा था,
वो संदेश था, अगर भारत ने अगला कदम उठाया तो पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल पर विचार करेगा। ये कोई आधिकारिक बयान नहीं था, ये एक बैक चैनल वार्निंग थी, और इसे सुनकर दिल्ली में सब कुछ थम गया। पूर्व एनएसए शिवशंकर मेनन ने एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि परमाणु शक्तियों के बीच किसी भी कन्वेंशनल वॉर में एक ऐसा मोड़ आता है जहां गणित बदल जाता है। बालाकोट के बाद के 48 घंटे वो वही मोड़ थे, और उन 48 घंटों में जो डिसीजन मेकिंग हुई वो शायद आजाद भारत की सबसे नाजुक, सबसे खतरनाक और सबसे कम डॉक्यूमेंटेड घड़ी थी। तो फिर वो क्या था जो छुपाया गया? पहला, लक्ष्य सूची। जो दूसरे टारगेट्स थे, मुरीद के, बहावलपुर, उन्हें पब्लिकली कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया, क्योंकि अगर ये सामने आता कि भारत ने पंजाब में हमले का विकल्प सोचा था तो पाकिस्तान के लिए इंटरनली भी और इंटरनेशनली भी सिचुएशन और डेंजरस हो जाती। दूसरा, पेलोड की एक्यूरेसी। जो बम गिरे उनसे कितना नुकसान हुआ, कितने आतंकवादी मरे, ये आज भी एक क्लासिफाइड मैटर है। भारत ने कभी बॉडी काउंट कंफर्म नहीं किया, और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि एक्चुअल डैमेज वो नहीं था जो क्लेम किया गया। तीसरा, न्यूक्लियर वार्निंग। पाकिस्तान की वो बैक चैनल थ्रेट जो 27-28 फरवरी की रात आई थी, उसे पब्लिकली स्वीकार करना दोनों देशों के लिए राजनीतिक रूप से इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक को कमजोर दिखना था और दूसरे को अग्रेसिव। और चौथा, अमेरिका की भूमिका। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि CIA ने रियल टाइम में दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन चैनल रखा था, लेकिन ये किस हद तक सच है, इसका कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है। अब एक बड़ा सवाल, क्या बालाकोट एक सफलता थी? ये निर्भर करता है आप सफलता को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर सफलता का मतलब है दुश्मन को एक कड़ा संदेश देना बिना फुल स्केल वॉर के, तो हाँ, बालाकोट सफल रहा। अगर सफलता का मतलब है आतंकवाद का खात्मा, पाकिस्तान का रवैया बदलना, तो उसका जवाब उतना सीधा नहीं है। लेकिन एक बात तय है, बालाकोट ने दुनिया को दिखाया कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर के बावजूद भारत कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शन ले सकता है। ये एक नई डॉक्ट्रिन थी, एक नई भाषा जो बमों की आवाज में बोली गई, और उस भाषा के पीछे थी एक रात की वो बातचीत, वो बहस, वो तनाव, वो डर जो PMO और AIF के बीच हुआ, जहां एक तरफ थी देशभक्ति की आग और दूसरी तरफ थी न्यूक्लियर एनहिलेशन की ठंडी छाया। उन दोनों के बीच जो फैसला हुआ वो हमारे समय का सबसे कैलकुलेटेड, सबसे डेंजरस और सबसे जरूरी फैसला था। इतिहास हमेशा वो नहीं बताता जो हुआ, वो बताता है जो बताया जा सकता था। बालाकोट की असली कहानी शायद तब सामने आएगी जब आर्काइव्स खुलेंगे, जब वो लोग बोलेंगे जो अभी चुप हैं। लेकिन तब तक हम उन सवालों को जिंदा रखें, क्योंकि एक जागरूक नागरिक का सबसे बड़ा हथियार है सवाल पूछना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो सिर्फ हेडलाइंस से आगे सोचते हैं, और कमेंट करें आपके मन में बालाकोट को लेकर कौन सा सवाल अभी भी अनसुलझा है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक और ऐसी कहानी लेकर जो आपको सोच